हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम क्लासेस। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का जो चैप्टर 1 है, उसकी जो चैप्टर है वास्तविक संख्या, उसका प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 बताने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, सबसे पहले हम क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 टू दी पावर n, संख्या जो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 6 टू दी पावर n, वो 0 पर समाप्त हो सकती है क्या, है ना। 6 टू दी पावर n जो है वो 0 पर, यानी कि लास्ट में शून्य होगा। यानी कि वो शून्य कब हो सकता है, या तो वो संख्या 10 हो, 20 हो, 30 हो, है ना, 100 हो, 500 हो, 50 हो, 500, मतलब कुछ भी, लास्ट में कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, तो कोई भी संख्या के लास्ट में 0 अगर होता है तो उसका जब हम लोग प्राइम फैक्टर करते हैं, इसका मतलब कि जब उसका हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, जैसे कि 10 है तो 10 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना होगा, 2 गुने 5 गुने 1। अगर 20 है तो क्या होगा, 2 गुने 5 गुने 1। ठीक है, अगर 30 है 30 तो क्या होगा, 2 गुने 3 गुना 5 गुना 1। ठीक है, अगर 100 है, मान लीजिए 100, तो क्या होगा, 2 गुना 2, है ना, गुना 5 गुना 5 गुना 1। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह का आता है अभाज्य गुणनखंड, यानी कि शून्य पर समाप्त होने वाली कोई भी संख्या है तो उसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा उसमें 2 और 5 सब में देखिए कॉमन होगा, 2 और 5, है ना, 2 और 5, 2 और 5। ठीक है, तो हम जानते हैं, वही हम लिखे हैं, देखिए पहला लाइन में, कि हम जानते हैं कि जो प्राकृत संख्या 0 यानी कि शून्य पर समाप्त होती है उनका अभाज्य गुणनखंड जो होता है उसमें 2 और 5 का होना अनिवार्य होता है। तो चलिए हम चेक करते हैं, जो हमारे दिया हुआ संख्या है वो 6 टू दी पावर n है। 6 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 2 गुने 3, यानी कि 2 गुने 3 का पावर में n, अर्थात 2 का पावर में n गुना 3 का पावर में n। ठीक है, ये हमको मिलती है इसमें। इसका मतलब हुआ कि जब हम लोग इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 तो हमें मिलती है बट 5 हमको नहीं मिलती है। ठीक है ना, तो इसका हम वही सेंटेंस हम यहाँ लिखेंगे कि चूंकि सिंस 6 टू दी पावर n का अभाज्य गुणनखंड में 2 है परंतु 5 नहीं है, अतः, है ना, हैंस, अतः 6 टू दी पावर n जो है, यानी कि इसमें लिख सकते हैं कि संख्या 6 टू दी पावर n क्या नहीं होगा भैया, तो शून्य, यानी कि 0 पर अंक शून्य, अर्थात 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, तो इस चीज़ को हमको इस तरह से, इस तरह का कोई भी सवाल अगर आता है तो इस तरह से हम लोग बनाएंगे। एक बार फिर से देखते हैं, तो क्या बोले हम कि जब भी कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है तो उसका जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमको मिलेगा 2 और 5, 2 और 5, 2 और 5। ठीक है, लेकिन जब हमारा दिया हुआ जो संख्या है 6 टू दी पावर n, इसका अभाज्य गुणनखंड हम लोग किए तो 2 गुना 3 का पावर में n, अर्थात 2 का पावर n और 3 का पावर n। इसमें 2 तो हमें मिल रही है लेकिन 5 हमें नहीं मिल रही है, 5 इसमें नहीं है, इसीलिए हम लोग लिख दिए कि 6 टू दी पावर n जो है वो शून्य पर समाप्त होने वाली संख्या नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुना 13 प्लस 13, और एक संख्या और दिया हुआ है 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य क्यों है। ठीक है, भाज्य क्यों है, ये हमारा क्वेश्चन में व्याख्या करना है कि ये जो संख्या है और वो जो संख्या है भाज्य क्यों है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम ये जानेंगे कि भाज्य संख्या हम लोग किसको कहते हैं। भाज्य अर्थात कंपोजिट नंबर किसको कहते हैं, कि ऐसा संख्या जो अपने आप से, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई एक संख्या है जो कि अगर भाज्य है, इसका अर्थ होगा कि ये
ए से भी डिविजिबल होगा, 1 से भी डिविजन होगा, और ये दोनों के अलावे और किसी संख्या से डिविजिबल अगर होगा तब बोलेंगे भाज्य है। अगर सिर्फ ए और 1 से भाग जाता है, डिविजिबल होता है, तो वो हो जाता है अभाज्य। तो जैसे कि कोई एक संख्या हम लोग लेते हैं, जैसे कि 9 है, ठीक है, 9, तो 9 क्या होगा, तो 9 भाग जाएगा, 1 गुना 9 होता है 9, फिर 9 गुना 1 भी 9 होता है, फिर क्या होता है 3 इंटू 3 भी 1 होता है। इसका मतलब ये 1 से 9 से इन दोनों के अलावा किसी और एक संख्या से, चाहे कुछ भी हो, किसी और संख्या से अगर वो डिविजिबल होता है यानी विभाजित होता है, तब उस संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक संख्या है 12, ठीक है, तो ये होता है 12 एकम 12, ठीक है, 1 गुना 12 ये भी 12, ठीक है। इसके अलावा 3 गुना 4 भी होता है 12, 2 गुना 6 भी होता है 12, 6 गुना 2 भी होता है 12। इसका मतलब ये 12 और 1 ये दोनों के अलावे भी इसका क्या है, अभाज्य गुणनखंड हो सकता है, या और किसी संख्या से और किसी नंबर से ये विभाजित हो सकता है, तब इसको हम लोग क्या कहते हैं कि ये भाज्य संख्या है। तो चलिए हम अब क्वेश्चन पे आते हैं। हम पहले समझ लें कि भाज्य क्या होता है ना। अब भाज्य संख्या क्या होता है ये हम समझ लिए। अब हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन को, ये एक्चुअल में भाज्य है तो क्यों है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं क्या है। तो 7 गुने 11 गुने 13 जोड़ यहाँ 13, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए यहाँ भी 13 है, यहाँ भी 13 है ना, तो दोनों जगह 13 है, बीच में प्लस का साइन है, तो हम इसमें क्या करेंगे, तो 13 यहाँ कॉमन ले लेंगे। यहाँ अंदर में क्या बचेगा, 7 गुने 11, 7 गुने 11, इस 13 को हम कॉमन ले चुके हैं, प्लस यहाँ 13 है, 13 मतलब 13 गुना 1 है, तो यहाँ प्लस 1, ठीक है। तो इसका मतलब ये संख्या जो भी ये संख्या बनेगा, है ना, वो संख्या अपने आप से और 1 के अलावा 13 से भी विभाजित होगा, मतलब 13 भी उसका एक अभाज्य गुणनखंड होगा। ये देखिए इस तो बहुत सिंपल है, क्या हो सकता है ये संख्या, तो देखिए क्या हो सकता है, 13 और 11 7 77 प्लस 1 78, है ना, 78। तो ये 78 जो है, ये पूरा जो संख्या है वो 78 से 1 से और 13 से भी विभाजित होगा, और भी किसी संख्या से विभाजित होगा, इसलिए ये क्या है, तो ये एक भाज्य संख्या है। तो लिखेंगे चूंकि उक्त संख्या का एक क्या अभाज्य गुणनखंड तेरह भी है ना, अतः ये संख्या जो होगा, अतः यह संख्या एक भाज्य संख्या होगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग इसको बनाएंगे, ठीक है। ये देखिए 13, ये 78, 78 का और अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो और बहुत सारे संख्या से ये विभाजित होगा, इसका मतलब ये एक क्या हो गया, तो ये एक भाज्य संख्या हो गया। उसी तरह नेक्स्ट जो है क्वेश्चन वो क्या है, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, तो 5 को क्या करेंगे, हम यहाँ कॉमन ले लेंगे। चलिए यहाँ कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचता है, 7 गुने 6 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 1। तो ये पूरा मिलके जो संख्या होगा वो क्या होगा, ये 5 से भी विभाजित होगा, ये 5 से भी विभाजित होगा, 5 भी इसका एक अभाज्य गुणनखंड है, इसलिए ये संख्या पूरा को क्या है, एक भाज्य संख्या होगा। तो सेम चीज यहाँ लिखेंगे, उक्त संख्या जो है एक अभाज्य गुणनखंड कितना है, तो 5 है ना, इसलिए यह संख्या जो होगा वो क्या होगा, एक भाज्य संख्या होगा, ठीक है। इस तरह से हम इस तरह का सवाल जो भी रहेगा इसमें हम देखेंगे कि जो संख्या दिया हुआ है वो संख्या अपने आप से और 1 के अलावे अगर किसी दूसरे नंबर से दूसरे संख्या से विभाजित होता है तब बोलेंगे कि यह संख्या जो है एक भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर है। तो इस तरह से हम ये सवाल को बना सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पहले ये देखिए, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है,
इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। ठीक है, सोनिया को कितना समय लगता है तो 18 मिनट और रवि को लगता है 12 मिनट। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर ही मिलेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सोनिया को कितना समय लगता है, फिर देखेंगे कि रवि को कितना समय लगता है ना। जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है तो गिवन दैट, या तो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगी समय, सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय बराबर कितना है 18 मिनट, है ना। कितना समय है 18 मिनट, जबकि रवि को कितना लगता है, रवि को लगा समय जो है वो कितना है 12 मिनट है। ठीक है, रवि को कितना समय लगता है 12 मिनट। तो कहता है कि ये जो सर्कुलर पाथ है, मान लीजिए जो सर्कुलर पाथ है, ठीक है, यहीं से एक ही समय से शुरू करता है सोनिया भी और रवि भी, ठीक है, और रवि भी, और चलना प्रारंभ करता है, तो कितने समय बाद दोनों एक ही जगह पर फिर से मिलेंगे। तो इस तरह का सवाल में जनरली हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों का यानी कि 18 का और 12 का क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालने का विधि हम लोग जानते हैं। सबसे पहले 18 का आबाद गुणनखंड कर देंगे, तो 18 क्या होगा 2 गुने 3 गुना 3 गुना 1, 2 तिया 6, 6 तिया 18। उसके बाद 12 है, तो 12 मतलब 2 दूना 4 तिया 12। ठीक है, अब एलसीएम हम लोग क्या करते हैं, जो मिलता है उसे लिखते हैं, जो मिलता है उसे लिखते हैं, और जो नहीं मिलता है उसे भी लिखते हैं। तो 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 दूना 36, है ना। तो 36 मिनट बाद हम लोग क्या लिखेंगे इसमें कि 36 मिनट बाद जो है सोनिया और रवि दोनों आपस में एक ही जगह पर मिलेंगे। कितना मिनट बाद तो 36 मिनट बाद। ये होगा मेरा फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस तरह से मैंने नए सिलेबस के अनुसार 1.1 प्रश्नावली का सारा प्रश्न का सॉल्यूशन कर लिए। ठीक है, ये जो एनसीईआरटी का जो नया सिलेबस है आपको साइट में मिल जाएगा। उसमें जो यूक्लिड प्रमेय है, यूक्लिड प्रमेयिका है और यूक्लिड से रिलेटेड जो भी चीज़ है उसे हटा दिया गया है, और पुराना बुक का जो 1.2 है उसे इसमें नया बुक में जो एनसीईआरटी का साइट में है उसे 1.1 कहा गया है। तो दोस्तों आप कंफ्यूज ना हो, और बता दें कि आप मेरा चैनल सैम क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आज से मैं अब रेगुलर वीडियो आपको देने वाला हूँ। थैंक यू।